सॉइल के क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट आपने आंसर करते जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके किए कराए क्वेश्चंस होंगे, बट इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या हो जाएगा, इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या हो जाएगा, सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे, जो भी आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलो खैर स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो भाई पहला सवाल, अब आ जाइए सब लोग भाई, इससे ज़्यादा नहीं। चलो, तो क्ले सॉइल सैंपल इज टेस्टेड इन अ ट्राइएक्सियल एपरेटस इन कंसोलिडेशन ड्रेन कंडीशन एट अ सेल प्रेशर ऑफ इतना। पहला वाला, अच्छा इससे पहले वाला हो गया क्या, कहाँ पहुंच गया एकदम से सवाल, स्टार्ट क्या करना था, हाँ ये आ गया पहला सवाल। तो while making the vertical excavation in soft saturated clay, soil caved at a depth of 4 meter. If the unit weight of soil is इतना, what is the cohesion of the soil? तो आपको डेप्थ ऑफ कट दे रखी है, कहां तक आपने उसको कट किया है, यूनिट वेट दिया है और आपसे कोहेशन पूछा है। तो आपको मालूम है कि जो डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन होता है वो होता है 4c अपॉन गामा डॉट के, तो आपको गामा मालूम है, ठीक है। और क्योंकि क्ले है तो क्ले के लिए के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वो 1 हो जाएगी, बिकॉज 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, फाइव की वैल्यू 0, तो के ए की वैल्यू सीधे सीधे 1 हो गई, वैल्यू पुट कर देंगे, कोहेशन आपका आ गया होगा 20। वेरी गुड। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस टू द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, के होगा। तो सिग्मा एच बराबर क्या होता था, के टाइम सिग्मा बी, और ये के क्या होता था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर होता था, जो आपके पास के नॉट होता था, के ए होता था और के पी होता था। 3 तरह के अर्थ प्रेशर्स होते थे आपके पास, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, द पॉइजन रेशियोज ऑफ सॉइल सैंपल 1 and 2 आर μ1 and μ2 रेस्पेक्टिवली, एंड द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फॉर सॉइल 1 and 2 आर k1 and k2। अब आपको μ1 अपॉन μ2 दिया हुआ है और आपको 1 माइनस μ1 अपॉन 1 माइनस μ2 आपको दिया हुआ है, और आपसे k1 अपॉन k2 की वैल्यू पूछी है, जल्दी बताइए। आंसर आ गया आप लोगों का, ठीक है। देखिए फटाफट, तो जो के नॉट होता था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, वो होता था म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो k1 क्या हो जाएगा आपके पास, k1 हो जाएगा μ1 अपॉन 1 माइनस μ1, k2 क्या हो जाएगा μ2 अपॉन 1 माइनस μ2। इन दोनों की जब डिवाइड कर दो आप, तो k1 अपॉन k2 बराबर हो जाएगा μ1 अपॉन μ2 इंटू 1 माइनस μ2 अपॉन 1 माइनस μ1। वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, इतना। लेटरल अर्थ प्रेशर, एलईपी मतलब लेटरल अर्थ प्रेशर, आगे सी लगाना भूल गया, लेप्सी हो जाता। लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर अ सॉइल हैविंग एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इज 30 डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो ये तो सबको डायरेक्टली याद होता है, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। अगला सवाल जल्दी से, कंसीडर द फॉलोइंग assumptions रिगार्डिंग कूलॉम्स वेज थ्योरी। कूलॉम्स वेज थ्योरी के assumptions बताइए। There is equilibrium of every element within the soil mass of the metal। ना, कूलॉम ने एवरी एलिमेंट को कंसिडर नहीं किया था, उसने कंप्लीट एक चंक यूज किया था, ठीक है, जिसको हम लोग वेज बोलते थे। तो पहला गलत। देयर इज इक्विलिब्रियम द होल ऑफ द मेटल, यस, दूसरा सही। बैकफिल इज वेट कोहेसिव एंड आइडियल इलास्टिक, नो। द वॉल सरफेस इज रफ, ठीक है। तो 2 and 4, 2 and 4। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स वेज थ्योरी, soil sliding wedge itself acts as rigid body, limit equilibrium is taken by considering sliding wedge as a whole of metal, and back of wall is rough and soil should be dry and cohesionless। तो जो थर्ड पॉइंट था वो बिल्कुल उल्टा लिख रखा था। कूलॉम ने बोला था कि जो बैक ऑफ वॉल है वो रफ है, सॉइल जो है वो ड्राई होनी चाहिए, और साथ ही साथ मोर इंपॉर्टेंट कोहेशनलेस यानी कि सैंड होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल,
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन पैरामीटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको बताया गया था कि पैसिव एक्टिव स्टेट में प्रेशर सबसे कम होता है, पैसिव में ज्यादा होता है, और ठीक है, और रेस्ट में इन बिटवीन। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, तो पैसिव देन एट रेस्ट एंड देन एक्टिव। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल, फॉर अ सैंड हैविंग एन इंटरनल एंगल फ्रिक्शन 30 डिग्री द रेशियो ऑफ एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, तो 1/3 एक्टिव हो जाएगा और पैसिव 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/9। 1/9। अगला सवाल, रेनकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम दैट बैक ऑफ द वॉल इज। रेनकाइन थ्योरी ने क्या एज्यूम किया था? प्लेन एंड स्मूथ, प्लेन एंड रफ, वर्टिकल एंड रफ, वर्टिकल एंड स्मूथ। तो आर.एस. अग्रवाल का नाम सुना है आपने? मैथ्स की बहुत फेमस बुक है। नहीं तो रोहित शर्मा तो सुना ही होगा ना, रोहित शर्मा। तो आर से रेनकाइन और एस से स्मूथ, ठीक है, आर.एस. PQRS, वैसे भी आर.एस. साथ साथ आते हैं। तो रेनकाइन एंड स्मूथ, तो रेनकाइन ने स्मूथ माना था और ये कहिए कूलॉम का उल्टा था, कूलॉम का उल्टा था। कूलॉम ने रफ माना तो रेनकाइन ने उसको स्मूथ माना, ठीक है, और वॉल तो वर्टिकल थी, तो आंसर इज डी, ठीक है। अगला सवाल, इफ द रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, अगर वॉल अवे जाती है तो क्या होता था? एक्टिव स्टेट कंडीशन होती थी, है ना, एक्टिव स्टेट। अगला सवाल, डेप्थ बिलो द ग्राउंड सरफेस इन C5 सॉइल वेयर एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी इज 0। ये सवाल आप करेंगे, ये सवाल आप करेंगे, जल्दी बताइए। अबे सवाल ही घटिया यार, सवाल ही घटिया। मैं जिस वजह से आंसर तो मैं करने को कह रहा था वो था ही नहीं। ये सवाल बढ़िया होता अगर इसके अंदर 4C/γ√KA ऑप्शन होता, ये था ही नहीं, इस वजह से सवाल बेकार हो गया। 4C/γ√KA होता तो चांसेस हो जाते हैं बच्चों के गलत करने के सवाल को, बट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 2C/γ√KA ही आंसर होगा, क्योंकि डायग्राम आपको बताया गया था इक्वेशन से, ये होता था तो ये निगेटिव होता था, ये पॉजिटिव होता था, यहाँ पर 0, दिस वॉज ZC, और HC जो होता था वो इसका डबल होता था, पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस होता था। नहीं पता, इजी सवाल में भी क्या होता है ना, बहुत से एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो डिफिकल्ट बना देते हैं। कैसे? न्यूमेरिकल से। अरे इंजीनियर को कैलकुलेटर फील्ड में करना है, ऑफिस में करना है, तो मैनुअली थोड़ा ना करना है, कैलकुलेटर से करना है। वो कैलकुलेटर से कर देते हैं डिफिकल्ट। डिफिकल्ट बनाना है कॉन्सेप्ट से बनाओ ना, डिफिकल्ट बनाना है कॉन्सेप्ट से डिफिकल्ट बनाओ। कैलकुलेशन का क्या है? कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। If the coefficient of passive earth pressure is 4, then what will be the value of active earth pressure? तो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, तो 1/4 हो जाएगा। अगर पैसिव 4 है तो एक्टिव क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल, कूलॉम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी आप करो, जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल सही बात। तो आंसर क्या होगा? वेज थ्योरी बोलेंगे इसको, ठीक है, वेज थ्योरी। और रेनकाइन की थ्योरी, अच्छा अगर इसी में इन्हीं ऑप्शन में से अगर रेनकाइन का सवाल होता, कूलॉम्स काट के यहीं पर रेनकाइन बोल देता तो क्या होता? तब आंसर क्या होता? हाँ जी, अगर इसी सवाल में कूलॉम काट कर रेनकाइन पूछ लेता आपसे तो सवाल क्या होता? आंसर क्या होता? रेनकाइन नॉन वेज हो जाता। एलिमेंटल तो बेटा ऑप्शन में, इट इज एम्प्रिकल, एम्प्रिकल है, एलिमेंटल तो है ही नहीं। हाँ जी, क्या होता?
थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, एम्पिरिकल वेज, मान लीजिए यही ऑप्शन है। तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी नहीं होगा, प्लास्टिसिटी होगा, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। ठीक है, यह आपको समझाया भी था। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता था, मैंने आपको बीम के एग्जांपल से बताया था कि बेटा प्लास्टिक स्टेट का मतलब ये होता है, देखो जब नॉर्मल इलास्टिक कंडीशन होती है और यील्डिंग होती है तो केवल जो बाहर वाला जो फाइबर होता है वो केवल यील्ड स्ट्रेंथ पर पहुंचता है, अंदर वाले पार्ट्स की क्या होती है, यील्डिंग स्टार्ट नहीं होती है, यहाँ पर स्ट्रेस कम होती है। बट रैनकाइन ये बोलता है कि जो पूरा कंप्लीट जो सॉइल मास है उसको अगर हम लोग स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में कन्वर्ट कर दें तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो वो फेलियर स्टेट पर एक तरीके से पहुंच गए, यानी कि क्रिटिकल स्ट्रेस कंडीशन पर पहुंच गए। तो ऐसा कब होता था, ऐसा प्लास्टिक कंडीशन में होता था, ये वाली कंडीशन में जब हर फाइबर पर या हर एलिमेंट पर स्ट्रेस क्या होती थी, क्रिटिकल स्ट्रेस यानी कि यील्ड स्ट्रेस के बराबर होती थी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लास्टिक। तो रैनकाइन के लिए क्या हो जाता है आपका, प्लास्टिसिटी हो जाता, जबकि कूलॉम के लिए क्या हो जाता है आपका, वेज कंडीशन आती। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन आपको किया गया था। हाँ, प्लास्टिक कंडीशन। अगला सवाल, अगला सवाल, अविनाश श्रीवास्तव, मैं आपके आप इस सवाल का आंसर दे दूंगा ना तो अभिषेक वर्मा बुरा मान जाएंगे। ठीक है चलिए, पढ़िएगा ध्यान से, मिलेगा इसका आंसर आपको। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ कोहेशन ऑन अ सॉइल इज टू, द इफेक्ट ऑफ कोहेशन ऑन अ सॉइल इज टू, कोहेशन क्या करता था, एक्टिव को डिक्रीज करता था, पैसिव को बढ़ाता था। एक्टिव वाले में माइनस साइन होता था, पैसिव वाले में प्लस साइन होता था। याद है, के गामा एच माइनस 2c अंडर रूट के एंड के गामा एच प्लस 2c अंडर रूट के में। तो रिड्यूस एक्टिव अर्थ प्रेशर बट इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल, अ रिटेनिंग वॉल रिटेन्स अ सैंड स्ट्रेटा, हाँ भाई बाल को, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सवाल हो गया आपका, अ रिटेनिंग वॉल रिटेन्स अ सैंड स्टेट ऑफ फाई इज 30 डिग्री अप टू इट्स टॉप। तो एक रिटेनिंग वॉल है, फाई दे रखा है आपको। इफ अ यूनिफॉर्म सरचार्ज 12 टन पर मीटर स्क्वायर सब्सिक्वेंटली पुट ऑन द सैंड स्टेटा देन द इंक्रीज इन द लेटरल अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी होता है। तो देखो फाई 30 दे रखा है तो इसका जो के ए हो जाएगा, अब लेटरल अर्थ प्रेशर बोला है, हमें ये नहीं बोला कि के है या केपी है, तो के ए जो होगा वो 1/3 होगा और जो केपी होगा वो 3 होगा। तो ये वैल्यू कोई भी 12 से ज्यादा नहीं है तो हमें कम ही करना है। तो 12 इंटू 1/3 क्या रहेगा, 4। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट मे बी मेड इन कोहेसिव सॉइल टू अ हाइट ऑफ, ठीक है। तो कितनी हाइट तक बना सकते थे, तो 4c अपॉन गामा अंडर रूट के ए, इसको आप लिख सकते हो 4c अपॉन गामा अंडर रूट के पी। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन के ए क्या होता है, 1 अपॉन के पी होता है, और 4c अपॉन गामा, और के पी क्या होता था, के पी होता था 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और जब मैं उसका अंडर रूट लूंगा, तो स्क्वायर का क्या रह जाएगा, केवल 10। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4c अपॉन गामा 10 45 प्लस 5/2। ठीक है, 5/2। और वैसे भी एलिमिनेशन से भी ये खत्म, ये पता नहीं क्या दे रखा है खत्म, वैसे भी आंसर जो होगा वो डी होगा, वैसे भी आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला सवाल, The active earth pressure per meter length on a retaining wall of 9 meter height with a smooth vertical base of sand having unit weight of इतना and angle of internal friction इतना। जल्दी से करके बताइए,
एक्टिव अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो टोटल फोर्स की बात कर रहा है, टोटल फोर्स। तो क्या होता था, हाफ इंटू बेस के ए गामा एच इंटू हाइट, तो हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, यही तो होता था। तो हाफ फाई कितना है 30 डिग्री, तो के ए कितना हो जाएगा 3, गामा कितना दे रखा है 2 टन पर मीटर क्यूब, तो 2, और एच कितना है 9, तो कितना 81, 2 से 2 कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 27। मुरली बेटा 81 नहीं होगा, 27 होगा। मयंक भैया मैं डांट दूंगा तुम्हें बहुत भयंकर तरीके से, मैं बता रहा हूं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो फिर। मतलब इसमें क्या तुक्का लगाओगे भाई, ये सवाल तो होना चाहिए ना बेटा, ये सवाल तो होना चाहिए। दूसरी बार करिए, सारे सवाल करवाए हुए हैं, अभी तो केवल क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ये सवाल तुमने आज कर लिए तो दोबारा नहीं करने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। तो इनको अटेम्प्ट करो, इनको अटेम्प्ट करो, इजी क्वेश्चन है बालक ये। अगला सवाल, एच पर जैकी फॉर्मूला के नॉट कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर टेस्ट इज डिटरमाइंड बाई, तो क्या होता था के नॉट, वन माइनस साइन फाइव। अगला सवाल, ये सारे सवाल आपने करे हुए हैं, आज जो करवा रहे केवल इसलिए कि आप एक बार पढ़ लो, दोबारा आपको फिर करना नहीं पड़ेगा और आपके कंसोलिडेट हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे, बस फिर रिवाइज करोगे आप और कुछ नहीं। सॉइल मस्त 75 नंबर का तैयार हो गया आपका। फॉर अ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल द मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ द बेस रिएक्शन फॉर नो टेंशन, अभी तो किया था हमने, मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी पूछा है, कोई आंसर इसका ए तो नहीं बोलेगा ना, आंसर ए तो नहीं बोलेगा ना। तो एसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1/6 होती है बेस विड्थ का, मिडिल थर्ड रूल होता है, लेकिन एसेंट्रिसिटी 1/6 होती है, ठीक है, 1/6। और देखो इसीलिए इन्होंने पहले नंबर पर 1/3 दे रखा है, क्योंकि मिडिल थर्ड से लोग 1/3 पर टिक लगा देते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, टू हैव जीरो एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एट द टॉप ऑफ अ वॉल इन कोहेसिव सॉइल, to have zero active earth pressure intensity at the top of the wall in cohesive soil, the required intensity of uniform surcharges, ठीक है। तो हमें क्या है कि जैसे अगर एक रिटेनिंग वॉल है, और इसके पीछे कुछ बैकफिल था, और कैसी सॉइल है आपके पास, ये कोहेसिव सॉइल है, तो इतनी वैल्यू निगेटिव होती थी। कह रहा है इसको निगेटिव को जीरो करना है, तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, सरचार्ज लगाना पड़ेगा, सरचार्ज। तो कितना सरचार्ज लगाया जाए, ठीक है, सरचार्ज कितना लगाया जाए, तो देखिए ध्यान से, पी ए बराबर क्या था, के ए सिग्मा जेड माइनस 2c अंडर रूट के। अब सिग्मा जेड को हम लोग गामा जेड लिखते थे कब, जब केवल सॉइल की वजह से, अगर यहां पर सरचार्ज है तो क्या हो जाएगा, गामा जेड प्लस क्यू एज इट इज ऐड हो जाता। अभी हमने पीछे भी क्या था, जब 12 का सरचार्ज था तो उसको के से मल्टीप्लाई की तो वैल्यू कितनी आई थी 4, तो के सिग्मा जेड की जगह लिखेंगे क्यू प्लस गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट के, और इसको करना है हमें जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। तो जीरो के बराबर करने के लिए अब जेड इक्वल टू जीरो पर, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, तो जीरो बराबर क्या हो गया, के ए क्यू माइनस 2c अंडर रूट के, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, क्यू बराबर 2c अपॉन अंडर रूट के। काफी बच्चों का आंसर आ गया बी, वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी पढ़िए और कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग, कूलॉम अर्थ प्रेशर थ्योरी डज नॉट टेक द रफनेस ऑफ वॉल इनटू कंसिडरेशन। ये तो गलत हो गया, इसको तो वो कंसीडर करता था, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, और ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया आपका, सीधे सीधे सी हो गया, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन अ रिटेनिंग वॉल,
ठीक है, तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन अ रिटेनिंग वॉल डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल फ्रिक्शन। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम चल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब वॉल फ्रिक्शन की वजह से एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। दूसरा हमें मालूम चला रैनकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम्स द बैक ऑफ वॉल वर्टिकल एंड स्मूथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनके जो इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं उन पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी देखो थर्ड वाले पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे था, तो इसलिए इनको पढ़ना सही रहता है। आंसर तो हमारा आ गया, बट इन स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। अगला सवाल, द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय। तो अभी तो हमने क्या था म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, इस पर तो पीछे न्यूमेरिकल ही कर लिया। ठीक है, अगला सवाल, एन अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन इज मेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ इन अ क्ले सॉइल हैविंग गामा इतना, ये सी इतना और फाई इतना। तो क्या हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला 4c अपॉन गामा अंडर रूट के ए लगाओगे, आंसर आ जाएगा। 4c अपॉन गामा अंडर रूट के ए लगाओगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपने केवल फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगला सवाल, द अर्थ प्रेशर, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं तेज करवाऊं, जल्दी करवाऊं ताकि टाइम खराब ना हो। ठीक है, जल्दी करवा रहा हूं। द अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ ब्रिज अबटमेंट इज, तो ब्रिज अबटमेंट के पीछे आपकी सॉइल क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी यार, और रेस्ट में रहेगी तो क्या होगा, एट रेस्ट। ठीक है, आंसर आपको मालूम है। अगला सवाल, इफ अ रिटेनिंग वॉल इज द कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन वाटर ऑफ हाइट एच, डब्ल्यू इज द यूनिट वेट। तो बेटा वाटर है तो कोफिशिएंट का कोई काम ही नहीं है, तो वहां तो सीधे क्या था, हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, तो डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2। अगला सवाल, द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर अ लूज सैंड हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री। तो बस यहां पर ध्यान रखना है, कभी कभी गलती हो जाती है, पैसिव पहले दिया हुआ है और एक्टिव बाद में, तो आंसर डी होगा। जल्दीबाजी में सी पर मत लगा दीजिएगा, आंसर डी होगा, सी पर मत लगा दीजिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने सी पर लगा दिया क्या आंसर, पंकज जी, स्काई इज द लिमिट। अच्छा, सी पिछले वाले का बता रहे हो, मतलब कभी इस पर लगा दो। अगला सवाल, द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ अ सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू वेयर फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो सी tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। ठीक है, तो 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, इसको आप, मैंने इसके प्रूफ भी करवाए थे आपको, हालांकि आपको आते होंगे। तो ये 45 माइनस 5/2 होता था, और 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 4 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता था। अगला सवाल, फॉर अ सैंडी सॉइल हैविंग इंटरनल फ्रिक्शन 30, द रेशियो ऑफ पैसिव एंड एक्टिव। अब देखिएगा, अब यहाँ पे भी वही गलती की है, एक ऑप्शन जो है वो 1/9 भी इन्हें देना चाहिए था। खैर, पैसिव एंड एक्टिव है तो 3/1/3 करेंगे, 3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अगला सवाल, इफ टॉप ऑफ अर्थ रिटेन इन हॉरिजॉन्टल द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या, तो 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5। अगला सवाल, द अर्थ प्रेशर थ्योरी दैट इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज क्या, रैनकाइन थ्योरी यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, रैनकाइन थ्योरी यूज करते हैं। अगला सवाल, इन एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन अ नॉन कोहेसिव सॉइल विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस। ठीक है, इसका सवाल आंसर आप बताइए, आंसर बताइए भैया जल्दी से। एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक नॉन कोहेसिव सॉइल विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस। अब इसका तुक्का मत लगाइएगा कि सबसे बड़ा ऑप्शन डी दिख रहा है तो डी लगा देंगे, ना 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 ना, दिमाग लगाओ। तुक्का एग्जाम के लिए होता है, यहां के लिए थोड़ी ना होता है। तुक्का ऐसे सवालों में लगाया जाता है जो हमें नहीं आता होता है, जो हमें आता होता है उस पर तुक्का थोड़ी ना लगाएंगे। तो ये तो हमें आता है, ये तो हमने किया है, पढ़ाया है। इसमें भी कोई कह रहा है बी और कोई कह रहा है सी।
तो एक्टिव स्टेट में भैया देखो, वर्टिकल स्टेट सिग्मा जेड और हॉरिजॉन्टल सिग्मा एच, तो सिग्मा एच बराबर क्या होता था, के ए टाइम सिग्मा जेड। तो एक्टिव स्टेट में सिग्मा एच क्या होता है, कम होता है सिग्मा जेड से। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है वो वर्टिकल होती है और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, प्लेन उल्टा होता है, प्लेन उल्टा होता है, माइनर प्लेन वर्टिकल होता है। याद रखिएगा, अगर हम लोग प्लेन की बात करें, अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो माइनर प्लेन जो होगा वो वर्टिकल होगा, माइनर प्लेन क्या होगा, वर्टिकल, और मेजर प्लेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करें, लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो जो माइनर स्ट्रेस होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और जो मेजर स्ट्रेस होगी वो वर्टिकल होगी, वो वर्टिकल होगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किस पर लगेगी, वर्टिकल प्लेन पर लगेगी, और वर्टिकल स्ट्रेस किस पर लगेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगेगी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन दोनों पढ़ा है ना हमने। ठीक है, बताइए सागर जी किसकी डिटेल चाहिए, जल्दी बोलिए। हाँ, अपोजिट होता है, ये बात समझ में आई बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो एक्टिव स्टेट में जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है वो कम होता है, एक्टिव स्टेट में हॉरिजॉन्टल जो होता है वो कम होता है। पेपर हो गया राजस्थान जेई का सर? अरे हाँ, मुझे तो पता ही नहीं, तुमने दिया था विदुषी पेपर, कैसा हुआ? सही है, कोई डाउट किसी को? वेरी गुड। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वर्टिकल होती है, माइनर हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, और प्लेन का उसका उल्टा हो गई। चलो अगला सवाल। The inclination of failure plane behind a vertical wall in passive pressure case is inclined to the horizontal. हाँ जी, तो द inclination of failure plane behind a vertical wall in the passive pressure case is inclined to the, इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, हाँ अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सवाल दोबारा ध्यान से पढ़ो, जितने आंसर सी दे रहे हैं सवाल ध्यान से पढ़ो दोबारा। द इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन कहां से पूछा है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पूछा। अब बेटा ध्यान देना, पहले मोहर सर्किल बनाते हैं, पहले मोहर सर्किल बनाते हैं। चलो अब मोहर सर्किल बनाते हैं। तो देखो मेजर ये आएगा, माइनर ये आएगा, यहां सेंटर होगा, इसको हम लोग बना देंगे मोहर सर्किल, ये बन जाएगा। यहां पर आपके पास ये फेलियर प्लेन होगा, इसको हम लोग मिला देंगे। एंड दिस एंगल इज 45 प्लस 5/2। अब एक बार बताओ कौन सा केस है, पैसिव है। तो पैसिव में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होती है बेटा वो मेजर होती है, और जो वर्टिकल स्ट्रेस होती है वो माइनर होती है। यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आंसर मत चेंज कीजिए, अभी पढ़िए ध्यान से, समझिए इसको। तो पैसिव केस है, तो पैसिव में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और ये क्या होती है, वर्टिकल। अब ये जो फेलियर प्लेन है, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा, फेलियर प्लेन
failure plane makes 45 plus 5 by 2 angle 45 plus 5 by 2 angle from horizontal stress लेकिन बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कौन से प्लेन पर लगती थी? वर्टिकल पर। तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ऑन वर्टिकल प्लेन सो 45 प्लस 5 by 2 is angle from vertical plane। तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन आपसे एंगल पूछा किससे? हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा? 45 माइनस 5 by 2 होगा, बिकॉज अगर ये एंगल 45 प्लस 5 by 2 होगा अभी समझ में आ गया इसका आंसर ए क्यों होगा? आंसर समझ में आ गया ए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से पूछा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस से नहीं पूछा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से मतलब वर्टिकल स्ट्रेस से, तो वर्टिकल स्ट्रेस ये है, तो इधर से एंगल कितना होता था? 45 माइनस 5 by 2। नहीं, लास्ट टाइम भी यही एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन यही किया था, ठीक है। क्लियर हो गया? तो स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल, प्लेन वर्टिकल, स्ट्रेस वर्टिकल, प्लेन हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा है मतलब वर्टिकल स्ट्रेस से पूछा है। एक बात और ध्यान रखना, जब हम ये मोहर सर्किल बनाते हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये डायरेक्शन, प्लेन से पूछा है ना कि स्ट्रेस से, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन यहां पर 180 पर दिख रही है, लेकिन बेसिकली ये क्या होता है? ये प्लेन होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन दिखाता है? इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? प्लेन जहां पर आपका क्या लग रहा होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लग रही होगी, ये उस प्लेन को बताता है। और ये वाला कौन सा प्लेन बताता है? जहां पर वर्टिकल स्ट्रेस लग रही होगी, वो वाला प्लेन बताता है, ठीक है। तो यहां पर अपने सोम के कॉन्सेप्ट थोड़े से जो है वो काम आ जा रहे हैं। अगला सवाल, हाँ बिल्कुल सही बात तनुज, आप समझे नहीं। ये जो एंगल होता है, इट इज नॉट 45 प्लस 5 by 2, दिस एंगल इज 90 प्लस 5, दिस एंगल इज एक्चुअली 90 प्लस 5। लेकिन हमें क्या करना होता है? रियल में आधा करना होता है। दिस एंगल इज एक्चुअली 90 प्लस 5, बट एक्चुअल एंगल क्या होता है इसका? आधा। तो ये एंगल 90 प्लस 5 होता है। ये एंगल होता क्या है एक्चुअल में? 90 प्लस 5 होता है। कहां पर? यहां पर। लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? एक्चुअल में होता है इसका आधा। तभी तो बताया ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। यहां कितना दिख रहा है? 180 दिख कितना रहा है? 180, लेकिन होता कितना है? 90। होता कितना है? 90। क्लियर हो गया? अगला सवाल, अब यहां पे याद रखना इस वाले सवाल में, फॉर अ सैंपल ऑफ ड्राई कोहेशनलेस सॉइल विथ फ्रिक्शन एंगल 5 द फेलियर प्लेन विल बी इंक्लाइन टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब वो यहां पर मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोल रहा है, वो यहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोल रहा। सो यहां पर जो कह रहा है वो फॉर अ सैंपल ऑफ ड्राई कोहेशनलेस सॉइल विथ फ्रिक्शन एंगल 5 द फेलियर प्लेन विल बी इंक्लाइन टू द मेजर प्लेन। तो केवल मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोला है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से हमेशा 45 प्लस 5 by 2 होगा, ठीक है। हाँ विदुषी, इस कमेंट को डिलीट करो अपने, ठीक है बेटा, ये सब नहीं करना।
ये सब नहीं करना। चलिए अगला सवाल, क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी इज रेफर्ड टू बाय, क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी, तो क्लासिकल अर्थ प्रेशर बेटा दोनों ने दी, कूलॉम्स ने भी और रेनकाइन ने, दोनों की थ्योरीज हम लोग एक्सेप्ट करके चलते हैं, दोनों थ्योरीज अलग अलग केसेस में लगती हैं। अगला सवाल, वो सवाल अचानक से सर्वे का आ गया था क्या? चलो अगला सवाल, द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉइड रेशियो ऑफ कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस आ गए हैं। अर्थ प्रेशर थ्योरी के हमने काफी पढ़ लिया, तो मेरे ख्याल से अर्थ प्रेशर में हमने हर तरह का कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हर तरीके का क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिया है। एक दो चीजें छूटी हैं जो इसमें नहीं है, जैसे वो इंक्लाइंड वाला जो बैकफिल होता था उसका फॉर्मूला, तो वहां फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा, आपको मैराथन में करवाए गए हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव रेशियो इज कॉल्ड, इफेक्टिव स्ट्रेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो भैया डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार क्या बोलते थे इसको, ए बी होता था क्या? तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, तो एम बी होता था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। आंसर इज डी, आंसर इज डी। इसका सर्वे वाले का, अरे इसका तो आपको मालूम है ना, एवनी लेवल को हम क्लाइनोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। चलो अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर अ रीमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज 40%, ठीक है। तो फॉर्मूला जो किताबों में लिखा होता है वो होता था 0.007 WL-7, बट आंसर इससे नहीं आता है, ठीक है। तो WL-10 करेंगे, WL-10 करेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.007 द जेम्स बॉन्ड, और WL कितना भैया 40 में से 10 गया 30, तो 7 या 21 210 और 0.3 के बाद में, तो 0.21 शुड बी दी आंसर, 0.21 शुड बी दी आंसर। अगला सवाल, विद एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स विल, तो अभी तो हमने पढ़ा सीसी का फॉर्मूला, तो 0.007 WL-10 करो चाहे 0.9 WL बढ़ेगा तो सीसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, सीसी की वैल्यू क्या बढ़ेगी। अगला सवाल, when a soil whose present effective overburden pressure is the maximum pressure that it was subjected to in the past, then it is known as, तो देखो प्री कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड तो एक ही बात होती है, ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। when a soil whose present effective overburden pressure is the maximum pressure, आज के समय में इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो इसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रेशर था, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेशन। सर ये आज राजस्थान जेई में आया था, अच्छा राजस्थान जेई में आया था भाई ये सवाल, ठीक है, तो सीसी वाला, तो आंसर क्या होगा इसका, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, आंसर क्या होगा इसका, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कंसोलिडेट करने के लिए उस पर इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा जितना आज तक कभी नहीं लिया। तो एक कोई स्पीकर थे, मोटिवेशन स्पीकर, उन्होंने वही बोला था कि आपको आज तक जो नहीं मिला उसे पाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। आप समझ रहे हैं, अभी तक आपको जो नहीं मिला उसे पाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। तो एई का एग्जाम निकालना है तो अगले 5 दिन बिंदास तरीके से इतनी मेहनत कर डालो जितनी आपने अभी तक कभी नहीं की, फोड़ डालो, ठीक है। चलो अगला सवाल, द सेटलमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कंप्रेशन, सेकेंडरी कंप्रेशन क्या होता है, टाइम के साथ होने वाला, टाइम के साथ होने वाला। ओवर कंसोलिडेशन का तो बेटा ये होता है ना, ओवर कंसोलिडेशन का ये होता है कि वो पहले से ही कंसोलिडेटेड है, प्री कंसोलिडेटेड मतलब ओवर कंसोलिडेटेड है, तो पहले उस पर इतनी ज्यादा स्ट्रेस लग चुकी थी जितनी अभी तक नहीं लगी।
टू गेट समथिंग यू नेवर हैड यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर। अरे पता तो है तुम्हें अंग्रेजी कमजोर है भाई, काहे मजाक बनाते हैं यहाँ पर अंग्रेजी का। कर लेंगे स्ट्रॉन्ग अंग्रेजी भी, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। गेट के लिए पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, अभी हिंदी। तो ऑर्गेनिक क्लेज में सेकेंडरी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनिक है। अगला सवाल, द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, डिक्रीज इन वॉइड रेशियो टू इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेन टू स्ट्रेस या स्ट्रेस टू सेटलमेंट। ठीक है, चलो तो इसका आंसर बी होगा, डिक्रीज इन वॉइड रेशियो टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ ठीक है, अगला सवाल, द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम टू द फाइनल सेटलमेंट इज कॉल्ड। टोटल सेटलमेंट 10 सेंटीमीटर होना है, बट अभी 2 सेंटीमीटर ही हुआ है, तो 2/10 को क्या बोलेंगे। ये भी राजस्थान जेई में आया था, RS ठाकुर कह रहे हैं, ये भी आया था राजस्थान जेई में, वेरी गुड। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ई फाइनल हो, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच फाइनल हो, या डेल्टा यू अपॉन डेल्टा यू फाइनल। ये सारे के सारे क्या बताते थे, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बताते थे। ये सारे के सारे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बताते थे। अगला सवाल, द अल्टीमेट सेटलमेंट यानी कि टोटल सेटलमेंट ऑफ अ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ द कंप्रेसिबल सॉइल स्टेटा, कंप्रेसिव इंडेक्स, वॉइड रेशियो, बोथ ए एंड बी। तो डेल्टा एच बराबर क्या होता था, सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू लॉग ऑफ सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 बार। तो सी सी और एच नॉट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल, द लिक्विड लिमिट ऑफ रीमाउल्डेड क्ले इज फाउंड टू बी 30%, व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। तो 30 में से 10 गया 20 और 20 गुना 0.7 यानी कि आंसर क्या होगा 0.14, 0.14। सोचो ऐसे सवाल आ जाए एग्जाम में वास्तव में, और जो आएंगे भी 10-10 सेकंड में करते तुम तो निकलते बनोगे। चलो अगला सवाल, इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल इज 35%, then according to the Skempton's empirical index equation for unsaturated clays, the estimated value of compression index would be। अब इसने कहीं पर भी अनडिस्टर्ब्ड या रिमाउल्डेड तो बोला नहीं है, तो क्या करेंगे, तो दोनों से निकालिए 0.009 इंटू WL-10 यानी कि 25, तो 0.009 इंटू 25 कीजिए एंड 0.007 इंटू 25 कीजिए, जिससे भी आपका आंसर आ जाए। दोनों तो ऑप्शन में नहीं होंगे, कोई एक ही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है 0.225, 0.22 तो अनडिस्टर्ब्ड है, अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है भैया। अगला सवाल, और वैसे भी अगर बोला नहीं है रीमाउल्डेड तो अनडिस्टर्ब मान के चलेंगे, और रीमाउल्डेड अगर होगा तो बताएगा रीमाउल्डेड है, ठीक है, बताएगा रीमाउल्डेड है, नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे, उसको नेचुरल कंडीशन में मान के चलेंगे। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पर यूनिट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम
विच अमंग द फॉलोइंग इज द टर्म यूज फॉर चेंजिंग इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पर यूनिट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ड्यू टू अ गिवन यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये क्या होता था भैया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, यही बेटर ऑप्शन है, तो एक ए बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, ए, एम बी, आंसर इज ए। अगला सवाल, कंसोलिडेशन टाइम ऑफ अ सॉइल सैंपल, कंसोलिडेशन टाइम ऑफ अ सॉइल सैंपल increase with a decrease in permeability, increase with an increase in permeability, कंसोलिडेशन टाइम ऑफ सॉइल इंक्रीज, हाँ बिल्कुल, परमेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो कंसोलिडेट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और एक ही आंसर सही है तो यही होगा। इंक्रीज विद एन इंक्रीज गलत, इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन यूनिट वेट गलत, इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन, चलिए यही होगा। अगला सवाल, अगला सवाल, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली, पढ़ लो भैया और कर दो। सर ड्रेनेज पाथ प्रोपोर्शनल होता है परमेबिलिटी। बेटा ड्रेनेज पाथ अलग चीज है, परमेबिलिटी अलग चीज है, दोनों का टाइम से कोई, दोनों का रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो टाइम फैक्टर आपका होता था वो होता था टीबी बराबर π/4 यू स्क्वायर, इतना मान के चलते हैं, और यही किसके बराबर होता था आपके पास, यही आपके पास बराबर होता था CB इंटू T/d स्क्वायर के। तो यहां पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √T के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ड्रेनेज पाथ के। तो पहले तो आप ये देखोगे क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, ये तो गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, ये भी गलत क्योंकि इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। अब देखो ए और डी में, बी में क्या फर्क है, ए और बी में फर्क ये है कि यहां पर टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ड्रेनेज पाथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि दोनों की पावर अलग अलग है। तो बी आंसर गलत होते हुए भी सही है, क्योंकि मोस्ट सुइटेबल यही है, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि वो इस फॉर्म में बात नहीं कर रहा, वो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में बात कर रहा है, ये यानी कि वो यू की बात ना करके यू स्क्वायर की बात कर रहा है, कि यू स्क्वायर आपका टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पर इस रेफरेंस में जो है वो बोल रहा है, ठीक है, इस रेफरेंस में बोल रहा है, हाँ, यानी कि यू स्क्वायर यानी कि बेसिकली टाइम फैक्टर की बात कर रहा है, क्योंकि टाइम फैक्टर कहीं ना कहीं क्या बताता है, आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बताता है, बट क्योंकि उसने एक्चुअल में लिख रखा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो हम लोग पहले तो यू के बारे में ही सोचेंगे, बट बाद में कि इस तरह से, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, for a certain loading condition, a saturated clay layer undergoes 40% consolidation in a period of 178 days. What would be the additional time required for further 20% consolidation to occur?
तो देखो भैया 40% कंसोलिडेशन का टाइम आपको मालूम है और फर्दर 20% और करना चाहते हो तो कितना टाइम और लगेगा, तो टोटल कंसोलिडेशन कितना हो जाएगा 60%। टोटल कितना होगा 60%। तो आप क्या करेंगे 60% का टाइम निकालेंगे और 40% वाला उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, T1 आपको दे रखा है 178 और U1 दे रखा है 40%, तो U2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 और 60% तक के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं TB बराबर π/4 U स्क्वायर। तो TB1 अपॉन TB2 अगर मैं कर दूंगा तो CVT1 अपॉन H स्क्वायर अपॉन CVT2 अपॉन H स्क्वायर, तो T1 अपॉन T2 मिल जाएगा U1 स्क्वायर। ये हालांकि मैंने डायरेक्टली भी आपको इसका फॉर्मूला बता रखा है। तो T1 अपॉन T2 का जो फॉर्मूला बन जाएगा 40 अपॉन 60 का स्क्वायर, यहाँ से 4 अपॉन 9 आ गया, तो इससे आपके पास T2 आ जाएगा और T2 में से अगर हम T1 माइनस कर देंगे तो 20% वाला आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा इसका, ये फॉर्मूला बताया था क्या आपको, T2 बराबर U1 D1 अपॉन U2 D2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आपका ड्रेनेज पाथ और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दोनों एक ही में आ जाते हैं, दोनों क्या आ जाते हैं, एक ही में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाँ जी। While increasing the pressure to 150 kilopascal from 50 kilopascal, the change in void ratio of soil is observed as 0.12 in consolidation test. The compression index CC, तो CC क्या होता था आपके पास, डेल्टा E अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार, ठीक है। तो आंसर सी आ रहा है आपका। अब 50 से 150 कर दिया तो ये log 3 हो जाएगा। log 3 की वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको याद करने को बोली थी, है ना, हालांकि मुझे खुद याद नहीं है। log 2 की तो याद है 0.3010, log 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.477, 0.477। तो 0.25 जब आपका आंसर आ रहा होगा। 0.477 को आप रफली 0.5 मान लो ना, 0.477 को 0.5 मान लो, तब तो याद रहेगा। एक काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखो log 2 log 3, तो ये 0.3 था, 0.3010, तो ये आपके पास 0.5 मान लो। log 4 0.6 हो जाएगा, log 4 तो बना सकते हो 2 log 2, log 5 भी आप बना सकते हो, log 10 माइनस log 2, 10/2 लिखोगे तो 1 माइनस 0.3, तो ये कितना रहेगा 0.7 हो जाएगा। log 6 आप बना सकते हो log 2 प्लस log 3,
तो ये कितना हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। log 9 आप बना लोगे, log 9 कितना रहेगा 3 log 3, और 3 log 3 यानी कि अब यहाँ पर वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, नहीं 2 log 3, सॉरी 3 log नहीं 2 log 3, वही मैं सोच रहा हूँ 2 log 3। तो log 3 अराउंड आपके पास 1.0 हो जाएगा, लेकिन 1.0 तो log 10 होता है, तो log 9 को हम log 10 के लगभग बराबर मान लोगे तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो इनसे आप काफ़ी वैल्यूज़ बना सकते हैं। तो log 2 0.3 मान लो, log 3 को 0.5 अप्रोक्सीमेट मान लो, इससे आपकी बाकी वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक है भैया, तो ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जो है वो हेल्प कर सकता है कैलकुलेशन में। ठीक है, हेल्प कर सकता है एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। हाँ, बेसिकली log 2 एंड log 3 की याद कर लो, बाकी हो जाएंगे। ठीक है, चलो 0.3 से अगला ऑड नंबर 0.5 आता है तो वो कर लो। बाद में सोचूंगा ऐसे इवेंट बनाया करूंगा, हाउ टू रिमेंबर लॉग टेबल, हाउ टू मेक लॉग टेबल, लॉग की वैल्यूज़ कैसे याद की जाए, कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाए। लेकिन पहले अपनी कर लो, फिर बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट करवाऊंगा। ठीक है, वास्तव में ये चीज़ें ना बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं, कभी कभी नहीं याद होती है हमको। आपको मालूम है कोटा जैसी जगह पर इस तरह की वर्कशॉप होती है, पेड वर्कशॉप, जैसे वैदिक मैथ्स वगैरह सिखाते हैं। तो वैदिक मैथ के नाम पर क्या सिखाते हैं, असली वैदिक मैथ तो बहुतों को खुद नहीं आती, कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके वो सब। अभी आप यूट्यूब पर देखो है ना वो सब। चलो खैर, अच्छा बच्चे भी ना ऐसे वीडियो ज़्यादा देखते हैं, ऐसे वीडियो ज़्यादा देखते हैं, मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन बनाने वाले भी थंबनेल पे लिख देते हैं महा मोटिवेशनल वीडियो। ये अरे भैया, मतलब बताकर मोटिवेशन दोगे। हाँ, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है वैदिक मैथ्स में, बट मैं सीखने का समय नहीं है, लेकिन सीखूंगा ज़रूर, सीखूंगा भी और सिखाऊंगा भी बाद में अपने तरीके से। भारी मिस्टेक हुई गवा, एकदम बवंडर हो गया, क्या हो गया, क्या मिस्टेक हो गया जो बवंडर हो गया बालिके और बालक। The soil which has never been subjected to an effective stress greater than the existing pressure and which is also completely consolidated is called. थोड़ा फास्ट करें यार, ये फास्ट ही कर रहे हैं यार, है ना। कितना हो, a soil which has never been subjected to an effective stress greater than the existing pressure and which is also completely consolidated is called. तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मली कंसोलिडेट इसी को बोलते हैं क्या, नॉर्मली कंसोलिडेट इसी को बोलते हैं क्या। अगला सवाल, द एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ द सॉइल ड्यू टू स्टेडी प्रेशर इज नोन एज। तो इसी को तो कंसोलिडेशन बोलते हैं, कंसोलिडेशन यही होता है क्या। इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, टाइम फिटिंग मेथड किसके लिए करते थे, तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए करते थे, टाइम फिटिंग मेथड है ना, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसको एक बार चेक कर लेना यार, ठीक है, टाइम फैक्टर तो नहीं है, वैसे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ही है, बट फिर भी चेक कर लेना, क्योंकि टाइम फैक्टर भी ऑप्शन में दे रखा है, टीबी भी ऑप्शन में दे रखा है और सीबी दोनों है। एकदम से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आंसर इसका सी ही है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, बट स्टिल एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। When the degree of consolidation is 50%, the time factor is, तो TB is equals to pi/4 यानी कि 0.785 और इंटू 50% यानी कि 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.25, ठीक है। या इसका आप क्या कर दो 1/4 कर दो, 1/4 कर दो।
तो लगभग दुगना आ रहा होगा तो 0.2 हो जाएगा, लगभग डबल है तो 0.2। 100% CV है ना, ठीक है, बुक सामने, वेरी गुड। अगला सवाल, रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगा तो पानी को भागने का कम टाइम लगेगा, तो कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा। अगला सवाल, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, स्ट्रेस इन सॉइल। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CB किस लिए यूज किया जाता है? CB किस लिए यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, टोटल सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए CB नहीं CC यूज किया जाता है। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, तो आंसर क्या होगा? ए, टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट, TB बराबर CB इंटू T/D²। तो टाइम से रिलेट करता है, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। अगला सवाल, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास पर्टेनिंग टू इज ससेप्टेबल टू डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर प्रेशर इज नोन एज। सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इस पर प्रेशर लगाने से वॉल्यूम इसका कम हो सकता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। अजम्पशन मेड इन द टरज़ागी कंसोलिडेशन थ्योरीज, टरज़ागी की कंसोलिडेशन थ्योरी में क्या था? सॉइल सैचुरेटेड है, बिल्कुल सही बात है। कंप्रेशन इज वन डायमेंशनल, बिल्कुल सही बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, in a saturated clay layer undergoing consolidation with single drainage at its top, the pore water pressure would be the maximum at its। तो सैचुरेटेड क्ले लेयर है, कंसोलिडेशन हो रहा है, सिंगल ड्रेनेज है, तो भैया बॉटम लेयर पर प्रेशर जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, बॉटम लेयर पर, तभी तो क्या होगा, कब वाटर बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, अ सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 10 मीटर, H आपको दिया हुआ है 10 मीटर, बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम बाय मीडियम कोर्स सैंड लेयर्स। ठीक है, एंड हैज अ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ CB आपको दे रखा है 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बेटा CB की यूनिट भी आपसे पूछ लेता है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड, या डायमेंशनल फॉर्मूला L²T-1। इफ दिस स्ट्रेटम इज सब्जेक्टेड लोडिंग, इट इज लाइकली दैट इट फॉर 50% कंसोलिडेशन, 50% कंसोलिडेशन हो रहा है, तो TB आपका क्या हो जाएगा? π/4 U² से आपका TB निकल आएगा। ठीक है, हालांकि 50% के लिए वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आप याद रखिए, डायरेक्टली आप याद रखिए तो बेटर है। ठीक है, तो क्या कर देंगे? सॉल्व कर लेंगे। ड्रेनेज पाथ कितना लोगे? ड्रेनेज पाथ कितना लोगे तो देख लेना क्या कह रहा है। क्ले स्ट्रेटम बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम बाय मीडियम कोर्स सैंड लेयर। अब सैंड लेयर क्या होती है? सैंड लेयर परमेबल होती है, तो अगर ये क्ले लेयर है तो इसके ऊपर भी सैंड है और इसके नीचे भी सैंड है, तो वाटर इधर भी जाएगा और वाटर इधर भी जाएगा, तो ड्रेनेज जो होगी वो डबल होगी। तो ड्रेनेज पाथ कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5, 10/2 यानी कि 5। आगे, तो अंडर अ गिवन लोड अ क्ले लेयर अटेन्स 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन 100 days। द टाइम टेकन बाय द सेम क्ले लेयर टू अटेन 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन विल बी। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, और टाइम जो होता है वो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अभी आपको बताया था T1/T2 इज इक्वल्स टू U1D1/U2D2 का होल स्क्वायर। तो टाइम कितना रहेगा? सीधे सीधे 4 गुना हो जाएगा, तो 400। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स कहाँ चाहिए होते हैं हमें? हाइड्रोमीटर के लिए, श्रिंकेज लिमिट के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, या कंसोलिडेशन के लिए? अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल तो कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। अगला सवाल, द मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम चेंज फॉर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका PDF मिल जाएगी कुछ क्या, फिर 5 मिनट आप लोगों से बात करेंगे और एग्जैक्टली 3 बजे आप लोगों को फ्री कर देंगे। द मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम चेंज और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज।
द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका ए ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इस समय। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपने क्वेश्चंस किए, जैसे जो हमने पीडीएफ दे दी क्लास में, आपने क्वेश्चंस कर लिए, तो आप उन क्वेश्चंस को एक ही बार करते हो। याद रखना बेटा, क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना होता है। आपने जो क्वेश्चंस एक बार कर लिए तो पहली बार में उनमें से नो डाउट काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, वो आपसे हमेशा हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार हो जाते हैं वो हमेशा हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कई क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं होते हैं या उनमें कुछ गलतियां होती हैं। जब तक आप उन क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में नहीं करोगे, वो क्वेश्चन आपके 100% कंसोलिडेट नहीं होंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, एक तो जो क्वेश्चन आपने कर चुके हैं उनको आपने रिवाइज करना है, और बेटा एनी हाउ कैसे भी करके बेटा सॉइल आज और पढ़नी पड़ेगी आपको, कम से कम कैसे भी करके आप आज सॉइल का रिवीजन फिनिश कर लो, चाहे वो क्वेश्चन करके करो, थ्योरी करके करो, आपकी सॉइल आज में खत्म होनी चाहिए, ताकि सॉइल के जो 25 क्वेश्चन है और 25/3 इज इक्वल टू 75 नंबर पेपर 1 में वो आपके पक्के हो जाए, वो आपके पक्के हो जाए। ठीक है, और अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी से काम कीजिए। पेपर 1 आपका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पेपर 1 में आपने ऑलरेडी सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, नाउ सॉइल, कल को सीपीएम पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो आपका ऑलरेडी तैयार है।